आज हम स्वतंत्रता के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्वतंत्रता संबंधी शास्त्रीय उदारवादी विचार। सेकंड है स्वतंत्रता संबंधी समकालीन उदारवादी विचार। और थर्ड है स्वतंत्रता संबंधी मार्क्सवादी विचार। सबसे पहले जो इसमें सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता संबंधी शास्त्रीय उदारवादी विचार, जिसको नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहा गया है। और नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। माने ये जो विचारक हैं, शास्त्रीय उदारवादी विचारक, इन्होंने ये माना कि जहाँ किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है वो स्वतंत्रता है। माने व्यक्ति को अपनी इच्छा से हर तरह का कोई भी कार्य करने की छूट हो, अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन जी सके। व्यक्ति पर ना तो राज्य के कानूनों का प्रतिबंध हो, ना ही समाज का कोई प्रतिबंध हो। ऐसी जो स्वतंत्रता है वही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो इसको प्रतिबंधों का अभाव वाली स्वतंत्रता कहा गया है। और ये जो स्वतंत्रता ये सभ्य समाज में संभव नहीं है, इसलिए इसे नकारात्मक स्वतंत्रता नाम दिया गया है, कि जिसमें ना तो राज्य का कोई हस्तक्षेप होगा और ना ही जो समाज है उसका कोई दबाव व्यक्ति पर होगा। क्योंकि ये जो विचारक हैं ये मानते हैं कि जहाँ राज्य का कानून आ जाता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। माने जहाँ राज्य का कानून आया वहाँ व्यक्ति की कार्य करने की सीमा निर्धारित कर दी जाती है, कि इससे अधिक वो कार्य करेगा, सीमा से बाहर जाएगा तो वो अपराधी माना जाएगा कानून की नज़र में। और इसी तरह से जो समाज की नैतिकता है, ये विचारक कहते हैं, वो भी व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ को दबाती है। उसमें भी व्यक्ति पर कुछ बंधन निश्चित किए जाते हैं। तो ऐसे में ना तो राज्य की सत्ता का कोई प्रतिबंध होना चाहिए, ना ही जो समाज के नैतिक मूल्य हैं वो व्यक्ति पर थोपे जाने चाहिए। और साथ ही साथ ये विचारक कहते हैं कि जो राज्य है उसको केवल अनिवार्य कार्य करने देने चाहिए। राज्य को कम से कम कार्य करने हैं, राज्य को केवल वही कार्य करने हैं जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। और आर्थिक क्षेत्र में भी ये विचारक कहते हैं राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अपना आर्थिक विकास कर सकें। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित राज्य कोई नीति निश्चित ना करे। और जो राज्य के कानून हैं, ऐसा कोई कानून राज्य का नहीं होना चाहिए जो कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की इच्छा है उसके प्रतिकूल हो। अब ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, इन्होंने जो स्वतंत्रता का रूप पेश किया है ये केवल उनकी कल्पना का आविष्कार नहीं है, बल्कि इसके पक्ष में वो महत्वपूर्ण तर्क भी देते हैं। कुछ ऐसे आधार हैं जिनको समक्ष रखकर नकारात्मक स्वतंत्रता की यह धारणा इन विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें फर्स्ट जो आधार है वो है प्रतिबंध एक बुराई है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रतिबंध को एक बुराई के रूप में ही माना जाएगा, और ये जो प्रतिबंध है वो और अधिक बुरा बन जाता है और अधिक कठोर बन जाता है जब वो प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाया जाता है या समाज द्वारा वो प्रतिबंध व्यक्ति पर थोपा जाता है। क्योंकि जहाँ दबाव होगा, चाहे तो राज्य के कानून का चाहे समाज का, तो वहाँ व्यक्ति की जो आत्मा की स्वतंत्रता है वो कुचली जाती है और व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का विकास है वो ढंग से नहीं हो पाता। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, ना राज्य का और ना ही समाज का। नेक्स्ट है इसमें हर व्यक्ति अपने हितों का स्वयं रक्षक है। ये विचारक कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक विवेकशील प्राणी है, तर्कशील प्राणी है, अच्छाई बुराई में अंतर समझता है, भले बुरे का उसको ज्ञान है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अच्छे से समझता है। और साथ ही साथ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वार्थी भी है। जब स्वार्थी भी है और तर्कशील भी है तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए तर्कशीलता का सहारा लेता है, अपने हितों को समझने के लिए तर्कशीलता का सहारा लेता है। तो ऐसे में जब वो तर्कपूर्ण आधार पर सारे कार्य कर रहा है, अपने हितों की रक्षा कर पा रहा है, तो राज्य को या समाज को व्यक्ति के हितों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए, उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अपने हितों की ओर सुरक्षा करने के लिए प्रयास कर रहा है,
तो वो अपना सही तरीके से विकास कर पाएगा, और यदि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो उसके विकास में बाधा आएगी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास व्यक्ति की स्वतंत्र पसंद पर निर्भर करता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक उन्नति की प्रथम शर्त है। माने व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अपने कार्यों के विषय में निर्णय यदि लेगा तो ऐसे में जो व्यक्ति का विकास है वो संतुलित तरीके से संभव हो पाएगा। माने जो समाज के व्यक्ति हैं उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा तो उनकी उन्नति होगी, उनकी उन्नति होगी तो सामाजिक उन्नति होगी। माने व्यक्ति की उन्नति में ही समाज की उन्नति निहित है। जो उदारवादी और व्यक्तिवादी हैं वो ये कहते हैं कि सामाजिक हित जो है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हितों के समूह के ही समान है। माने जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हितों के समूह हैं उन सबको मिलाकर ही सामाजिक हित बनता है। तो ऐसे में सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्ति की उन्नति जरूरी है। यदि व्यक्ति पर राज्य का कोई बंधन होगा या समाज का बंधन होगा तो ना तो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर पाएगा, और यदि अपने हितों की रक्षा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, व्यक्ति की उन्नति नहीं होगी। तो इन्होंने व्यक्ति की उन्नति में समाज की उन्नति निहित मानी है, तो फिर समाज की उन्नति भी संभव नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है दबाव का अभाव स्वतंत्रता का मूल आधार है। ये विचारक कहते हैं कि जहां दबाव नहीं है वहां स्वतंत्रता है। जहां दबाव का अस्तित्व है इसका अर्थ है कि वहां स्वतंत्रता नहीं है। दबाव किसका? कि राज्य के कानून है वो भी व्यक्ति पर एक दबाव है। इसी तरह से समाज के जो नैतिक नियम हैं वो भी व्यक्ति पर दबाव है। जो व्यक्ति के साथी हैं उनका यदि कोई दबाव है तो भी इसका अर्थ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा आ रही है। माने दबावपूर्ण स्थिति का ना होना ही इन्होंने स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण आधार माना है। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत विषयों में स्वतंत्रता अनिवार्य है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि जो निजी स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत विषयों में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। एक विचारक हुए हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। जे.एस. मिल कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप शारीरिक या मानसिक गुणों के विकास को रोक सकता है, इसलिए व्यक्ति वह कुछ नहीं कर सकता जो कुछ वह करना चाहता है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार वह कार्य नहीं कर सकता जिसे वह करने के योग्य समझता है। माने जहां भी सरकारी हस्तक्षेप आ जाता है वहां व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए उसको लगता है कि वो कर सकता है, लेकिन राज्य उसको वो कार्य करने नहीं देगा नियमानुसार। तो ऐसे में उसके शारीरिक और मानसिक गुणों का जो विकास है वो बाधित होता है। जो जे.एस. मिल है इन्होंने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। वो कहते हैं कि एक तो ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, और दूसरी प्रकार के वो कार्य हैं जिनका प्रभाव उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति के अलावा समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उन पर भी पड़ता है। जो पहली प्रकार के कार्य हैं मिल ने इनको व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में रखा है, और इसलिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्तिगत कार्य हैं उनमें राज्य का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य को केवल उन कार्यों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए, उन कार्यों से संबंधित ही कानून बनाना चाहिए, उन विषयों में से संबंधित ही कोई कार्यवाही करनी चाहिए जिन कार्यों का प्रभाव बाकी जो समस्त समाज है उस पर या समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों पर पड़ता हो। नेक्स्ट है अधिक आर्थिक विकास। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि प्रतिबंधों का अभाव होगा तो आर्थिक विकास भी ज़्यादा अच्छे से संभव हो पाएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो मूल रूप से व्यक्तिवादी है, माने सेल्फ सेंटर्ड है, और अपने स्वार्थ के लिए बहुत अधिक जागरूक रहता है, सजग रहता है। तो ऐसे में जब आर्थिक क्षेत्र में उसको पूर्ण स्वतंत्रता होगी, राज्य के जो कानून हैं वो आर्थिक क्षेत्र में उसकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे होंगे, तो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में अपने हितों के विकास के लिए
स्वतंत्र रूप से अधिक कार्य करेगा, क्योंकि स्वार्थी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों की स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सभी आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक काम कर रहे हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता है, सभी लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही जो आर्थिक विकास की गति है वो और अधिक तेज हो जाएगी। तो ऐसे में जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो पक्षधर हैं वो ये तर्क देते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य का हस्तक्षेप है वो आर्थिक विकास के लिए बाधा बनेगा, और राज्य का यदि हस्तक्षेप नहीं होगा तो जो आर्थिक विकास है वो अधिक से अधिक हो पाएगा। नेक्स्ट है राज्य का कार्य क्षेत्र कम से कम। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वो राज्य को एक पुलिस राज्य के रूप में विचारते हैं। पुलिस राज्य का अर्थ क्या है? पुलिस राज्य का अर्थ होता है कि राज्य को केवल 3 काम करने हैं। कौन से 3 काम? वो 3 काम जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता: जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की स्थापना। ये 3 काम कौन करती है? ये 3 काम पुलिस करती है, और राज्य को भी केवल ये 3 काम करने हैं। तो केवल ये 3 काम करने वाला जो राज्य है, जो शास्त्रीय उदारवादी हैं, जो राज्य का रूप इन्होंने दिया है, तो ऐसे में ये 3 काम जो पुलिस करती है वही 3 काम इन्होंने राज्य को सौंपे हैं। तो इसलिए इस राज्य को एक पुलिस राज्य के नाम से विचारा गया है। तो ऐसे में ये जो पुलिस राज्य का स्वरूप है, इसके अंतर्गत जो राज्य के कानून हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि केवल 3 कार्यों से संबंधित ही राज्य कानून बना पाएगा, बाकी किसी कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि ये विचारक कहते हैं कि राज्य के जो कानून हैं वो प्रतिबंध निश्चित करते हैं। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को किसी भी सीमा तक कर सकता है, लेकिन उसी कार्य से संबंधित यदि राज्य का कानून आ गया तो उस कार्य की एक सीमा निर्धारित हो जाएगी, और उस सीमा से बाहर कार्य करने पर फिर व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो राज्य का स्वरूप बताया वो पुलिस राज्य का स्वरूप बताया कि राज्य कम से कम कार्य करेगा, और वो कम से कम कार्य भी कौन से हैं? अनिवार्य कार्य, जो कार्य व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, केवल और केवल वही कार्य ही राज्य करेगा। इसके अलावा राज्य किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद है इस सिद्धांत की आलोचना, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।